नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस फिजिक्स की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में प्रकाश का एक भाग अपन कर चुके हैं और दूसरा भाग आज अपन करने वाले हैं, जिसमें 30 और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। कुल मिलाकर के टोटल प्रकाश से संबंधित अपने 60 प्रश्न हो जाएंगे और परीक्षा में इन्हीं 60 प्रश्नों में से एक आधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है या इन्हीं के इर्द गिर्द का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। अगर आप आज का मैटर आपको, आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला आपका प्रश्न है आज के वीडियो का, वैसे 31वां प्रश्न है इस टॉपिक का, कि एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व उल्टा, आभासी व सीधा। तो एक उत्तल दर्पण जो होता है मित्रों, उसमें हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन घ जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभिसारी दर्पण कौन सा है? तो अभिसारी दर्पण जो है वो कौन सा होगा आपका? तो अवतल दर्पण को मित्रों अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? देखिए, गोलीय जो दर्पण होता है उसमें वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होगी आपकी? वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फोकस दूरी के संबंध में सही है, दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो वक्रता केंद्र तक की दूरी को तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे अपन, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है, दर्पण के ध्रुव से लेकर दर्पण की फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए, हमेशा दर्पण में ध्रुव से अपन दूरी को नापते हैं, तो ध्रुव से लेकर के दर्पण के फोकस तक की दूरी ही फोकस दूरी कहलाएगी। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। 35वां प्रश्न, किसी भी दर्पण के लिए बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, किसी भी दर्पण के लिए बिंब की जो दूरी होती है, देखिए कार्तीय प्रारूप में अपन देखें तो ये प्लस अक्स होता है, ये माइनस अक्स होता है, ये प्लस वाई होता है और ये माइनस वाई होता है। अब बाएं साइड ये अपनी है, ठीक है, और बिंब हमेशा किस साइड में होता है? बाएं साइड में ही मित्रों होता है। तो बिंब बाएं साइड में होगा तो निश्चित रूप से दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो नेगेटिव आएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बने, आपका देखिए ये मान लीजिए आपका दर्पण, मान लीजिए कोई सा भी एक प्रकार से आप दर्पण मान सकते हैं, और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष की लाइन होती है, इसके नीचे की साइड में बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ है? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है निश्चित तौर पे। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन बताना आपको। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए, असत्य कथन बताना है तो पहला जो कथन है वो तो सही है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये बाएं साइड में होती है और वक्रता त्रिज्या भी बाएं साइड में होती है, तो हमेशा ऋणात्मक होंगी। दूसरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सदैव धनात्मक होती हैं, क्योंकि ये दाएं साइड में होते हैं, धनात्मक होंगी उत्तल दर्पण के लिए, ये भी सही है। तीसरा है, उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो दूरी धनात्मक लेंगे तथा दर्पण के आगे बनेगा तो दूरी ऋणात्मक लेंगे। देखिए मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे असत्य कथन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सही कथन क्या होगा? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ही बनेगा। ठीक है, तो दूरी हमेशा किस में लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो ये जो आधी लाइन है ये तो है ठीक। इसके बाद में आगे लिखा है तथा दर्पण के आगे बनेगा तो दूरी ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए, जो प्रतिबिंब है वो उत्तल दर्पण के आगे नहीं बनता, कभी पीछे ही बनता है, इसलिए दूरी हमेशा धनात्मक ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका गलत कथन है और असत्य कथन को ही आपको छांटना था, तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की जो ऊंचाई होती है उसको मित्रों क्या कहते हैं? हमेशा उसको अपन आवर्धनता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? आवर्धनता के नाम से। तो ऑप्शन 2 जो है वो निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो, एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। शेविंग दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है,
यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अब अपन जानते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक आपका प्रतिबिंब बनता है या आभासी बनता है। देखिए आभासी बनता है, ठीक है। और किस प्रकार का बनेगा तो ये अपने को देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा आपका सही का होगा। आभासी तो बहुत में दे रखा है, सीधा भी दे रखा है, वस्तु से छोटा है या बड़ा है, तो ये अपने को चेक करना पड़ेगा। पहले चेक किए बगैर अपन नहीं बता पाएंगे, है ना। तो चेक करना पड़ेगा। तरीका क्या है चेक करने का। सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, आभासी या वास्तविक है, सीधा है, वस्तु से छोटा या बड़ा, किस प्रकार का ये आपको बताना है, वास्तविक है या उल्टा है, किस प्रकार का है ये बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। एक तो आपको फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है आपको 80 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो बाईं साइड में होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो किस साइड में होगी मित्रों, कार्तीय दर्पण में बाईं साइड में होती है, तो ऋणात्मक आएगी तो -80 सेंटीमीटर इसको लेंगे। वहीं अगर बात करें बिंब, जो चेहरा है वो यहाँ पे व्यक्ति का जो चेहरा है वो बिंब यानी वस्तु का कार्य कर रहा है, यानी बिंब का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो बिंब कितनी दूरी पर आपके दर्पण से, अवतल दर्पण से बिंब की दूरी u अपन लेते हैं, वस्तु की दूरी ये भी आपकी -20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बिंब हमेशा बाईं साइड में होता है दर्पण की, ठीक है। तो ये भी ऋणात्मक आएगी। प्रतिबिंब की प्रकृति पूछे, इसलिए प्रतिबिंब की पहले तो अपने को दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। दर्पण सूत्र का यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा, v अपन इसको लिखते हैं, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। वहीं अगर छोटा बड़ा अपने को बताना होता है तो आवर्धनता अपने को ज्ञात करनी होती है निश्चित तौर पे, तो आवर्धनता का मान भी यहाँ पे आपको, जिसको m से डिनोट करते हैं, वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए दर्पण सूत्र आपका क्या होता है, दर्पण सूत्र आपका होता है मित्रों 1/f बराबर क्या होगा, 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण के लिए होगा, ठीक है। अब 1/f, ठीक है, तो 1 यहाँ पे आपको 1/v का मान फाइंड आउट करना है, इसलिए 1/v को एक साइड में ले लेंगे। बाकी आपका क्या हो जाएगा 1/u माइनस का आपका 1/f, हाँ 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। अब देखिए 1/v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/f, f का मान कितना है आपका -80, तो -80 लिख देंगे माइनस 1/u यानी कि आपका 1/-20 आ जाएगा, ठीक है मित्रों। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस बन जाएगा, तो ये क्या बना माइनस का 1/80 और प्लस का 1/20, और एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो ये माइनस का 1 आया, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बना 3/80, यानी कि अगर यहाँ पे 1/v, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो 1/v का जो मान आया मेरे पास वो 3/80 आया, v का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 80/3 आ जाएगा, ठीक है। 80/3 को अपन सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा आपका 26.67 आएगा, 67 सेंटीमीटर। तो देखिए मित्रों ये वैल्यू जो आपकी आई है वो प्लस में आई है, v का मान किस में आया प्लस में आया, प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है जो बिंब है वो आपका किस साइड में है, बाईं तरफ है, सॉरी दाईं तरफ। आपका किस साइड में बनेगा, दाईं तरफ बनेगा, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। एक बात तो यहाँ पे ये निकल के आएगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। एक तो ये चीज़ आपकी रहेगी, कितनी दूरी पर रहेगा 26.67 सेंटीमीटर पर ये बनेगा, ठीक है मित्रों। इसके अलावा देखें अपन और क्या चीज़ निकल के आएगी, तो इसके लिए अपन फिर क्या करेंगे, देखिए आवर्धनता अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। आवर्धनता का सूत्र क्या होता है आपका, आवर्धनता का सूत्र एम का सूत्र आपका होता है दर्पण के लिए -v/u। अब देखिए माइनस आ जाएगा, v का मान कितना है आपके पास 26.67 आया है, और u का मान आपके पास कितना है, ये -20 है, ये फिर से माइनस का माइनस कट जाएगा, और ये इसको अपन जब भाग लगाए करेंगे तो ये आएगा 1.33। 20 का भाग जब 26.67 में लगेगा तो 1.33 आएगा। यह भी साथियों किस में आया, प्लस में आया है। अब देखिए प्लस में आने का मतलब है कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, मुख्य जो अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर बना है प्रतिबिंब, और 1.33 का मतलब भाई वस्तु का आकार 1 मानते हैं, और ये आया है एक प्रतिबिंब आया है 1.33, यानी वस्तु से बड़ा आया है, तो ये वस्तु से बड़ा रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा निश्चित तौर पे। मुख्य अक्ष के ऊपर है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है, ये चीज़ आएगी आपकी। और आभासी और सीधा प्रतिबिंब, देखिए प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है,
ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर होने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और सीधा हमेशा कब होता है, सीधे के साथ वास्तविक बनता है या उल्टा आपका आभासी बनता है, तो सीधे के साथ हमेशा आभासी बनता है। तो शर्त आपकी बनेगी आभासी प्रतिबिंब होगा, साथ में सीधा होगा। अगर सीधा आ रहा है इसका मतलब हमेशा क्या बनेगा आपका जो है वो आभासी प्रतिबिंब, और उल्टा आता है तो वास्तविक बनता है। तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, ये आपका सही उत्तर होगा। तो आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है। तो निश्चित ही आपका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आवर्धनता से अपन आराम से निकाल सकते हैं, और आवर्धनता निकालने के लिए अपने को निश्चित तौर पे प्रतिबिंब और बिंब दोनों की दूरी की आवश्यकता होती है। तो प्रतिबिंब की दूरी अपन ने दर्पण सूत्र से निकाली और फिर आवर्धनता का मान निकाला, वहाँ से उत्तर अपना निकल आया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो निश्चित इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न है कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है ये भी, कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में, पार्श्व मतलब जो साइड में लगा होता है ना दर्पण, आपके पार्श्व यानी कि साइड में जो दर्पण लगा होता है, पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 4 मीटर पीछे, यानी कि आपका ये बिंब है। कार जो है वो यहाँ पे किसका कार्य करेगी, बिंब का कार्य कर रही है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अब साथियों अपन जानते हैं कि जो पार्श्व में लगने वाला जो दर्पण होता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है। किस प्रकार का होगा मित्रों, उत्तल दर्पण पार्श्व में साइड में लगता है। तो f का मान कितना आ जाएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किधर होगी, आपकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव आपकी दाईं साइड में होती है। अगर कार्तीय दर्पण में बात करें तो दाएं साइड में जो होगी, दाएं साइड यानी कि इस साइड में आपकी फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की, तो प्लस आपकी क्या आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, 1 मीटर दे रखा है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आ जाएगा ना, 1 मीटर दे रखा है, तो प्लस की 1 मीटर की आ जाएगी आपकी फोकस दूरी आ जाएगी उत्तल दर्पण की, यहाँ पे दी गई है। अगला है बिंब की स्थिति। बिंब यानी यहाँ पे कार है और बिंब हमेशा बाईं साइड में होता है, तो ये तो माइनस में आएगा, बाईं साइड ये होती है अपनी और यहाँ माइनस अक्स होता है, तो बाईं साइड में आएगा, इसलिए माइनस का 4 मीटर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, यू का मान आ जाएगा -4 मीटर। अपने को प्रकृति बतानी है फिर से, तो निश्चित रूप से आवर्धनता का मान ज्ञात करना पड़ेगा। आवर्धनता के लिए अपने को बिंब और प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, तो प्रतिबिंब की दूरी को अपन v से दिखाते हैं तो वो फाइंड आउट करना, उसके बाद आवर्धनता m को अपने को फाइंड आउट करना है। अब दर्पण सूत्र फिर से लगाएंगे, 1/f बराबर अपन लिखेंगे 1/v + 1/u, और यहाँ पे 1/v का मान फाइंड आउट करेंगे तो 1/f - 1/u आएगा, और 1/v = आ जाएगा 1/1 माइनस का 4। ठीक है भाई, 4 आपका दे रखा है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका u है। ठीक है, 4 नहीं है। अब माइनस से माइनस आपका कटा, एक प्रकार से प्लस बन गया मल्टीप्लाई होकर के, तो 1/1 + 1/4 एलसीएम आ जाएगा 4 आपका, ये 4 और 1 यानी कि कितना बना आपका 5/4 आपका बन जाएगा, 5/4। तो v का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 1/v का मान आ गया 5/4, तो v का मान आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 आया, इसमें भाग लाएंगे तो ये आएगा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर यहाँ पे आपका आ गए। यानी कि दाईं साइड, प्लस का मतलब क्या है, दाईं साइड में बनेगा, दाईं साइड में प्रतिबिंब बनेगा और 0.8 मीटर दूरी पर बनेगा आपके दर्पण से, ये बात ठीक है। तो अब आगे करते हैं अपन आवर्धनता m का मान। m के मान के लिए आवर्धनता का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, -v/, आपका u होता है, तो -v का मान कितना आया आपके पास 0.8 आया है, और u का मान आपके पास कितना -4 है, ये फिर से प्लस बना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मित्रों, ये आपका 0.8 है वैसे, है ना, तो इसको अपन अगर इस पॉइंट को हटाना चाहें तो नीचे 0 लगा देंगे, तो 8 × 5 = 40, 1/5 बनेगा। 1/5 का क्या मतलब होगा, m का मान है 1/5, वो भी प्लस में। इसका मतलब क्या है, प्लस में आने का मतलब तो ये है कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा ये। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। अब ऊपर बन रहा है तो निश्चित रूप से किस प्रकार का प्रतिबिंब है, ये सीधा प्रतिबिंब है। सीधा प्रतिबिंब है तो हमेशा क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी भी होता है। तो ये दो चीज़ें तो कन्फर्म है, आभासी और सीधा होगा। अब 1/5, देखिए प्रतिबिंब का आकार अगर 1 माने तो प्रतिबिंब बना है 1/5, यानी 1 का भी 5वां हिस्सा बना है,
1 का 5वां हिस्सा बना है, मतलब 1.2, ठीक है, 0.2 यानी कि घट गया आकार, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा निश्चित रूप से। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बना है मित्रों। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आपको सही उत्तर इस प्रश्न का करना पड़ेगा। उम्मीद करूँगा कि बहुत अच्छे से ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई इसमें मेरे हिसाब से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 39 और 40 नंबर का ये जो प्रश्न है, इसमें आपको निश्चित रूप से प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन फिर भी इसको अपन इस तरीके से करेंगे तो ही अपना आंसर आ जाएगा। अपन सीधे अगर निकालने की कोशिश करें बस कि ये ऐसे हो जाएगा, तुक्का लगाने की कोशिश करें, तो वहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ये चीज़ आपको मैं करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप तुक्का लगाओ इसमें। बिल्कुल तरीके से दर्पण सूत्र का प्रयोग करके, आवर्धनता के सूत्र का प्रयोग करके आपको इस प्रश्न को सोल्व करना चाहिए, जिससे कि सही आंसर ही आपका आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कि यदि किसी अवतल दर्पण के लिए बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र व फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति कैसी होगी? अब देखिए साथियों, ये आपको एक प्रकार से वो सारणी जो है वो लेंस वाली वो याद रखनी चाहिए, दर्पण वाली, क्योंकि साफ बोल रखा है कि अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति कैसी है, वो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो वो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब बिंब रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति कैसी होगी? तो मित्रों इसका उत्तर होगा हमेशा अगर ऐसी स्थिति है कि जो आपकी वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, तब हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? वो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा मित्रों, वो आपका हमेशा बनेगा वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी सॉरी, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। ये सारणी अगर आपको ध्यान में थी तो आप आराम से इस प्रश्न को कर पाओगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 43 की उत्तल दर्पण यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। यानी उत्तल दर्पण अपने पास है और वस्तु को कहाँ रख रखा है अपन ने? अनंत पर रख रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब भी उत्तल दर्पण लिया हो और वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब सदैव मित्रों दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। ठीक है, और अत्यधिक छोटा बनता है। ठीक है, तो अनंत पर अगर वस्तु हो, उत्तल दर्पण हो, तो दर्पण के पीछे फोकस पर अत्यधिक छोटे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 निश्चित ही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 43। देखिए 2 बार ये 43 लिखा गया है, कोई बात नहीं, 31 प्रश्न को कर लेंगे अपने, फायदा ये नुकसान नहीं है। 43वां प्रश्न देखिए, एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा की दृष्टि से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो ज़्यादा क्षेत्र को एक प्रकार से घेरता है, अपने अंदर ज़्यादा क्षेत्र को दिखाता है, वो है ना, चीज़ों को छोटा करके दिखाता है और अपने अंदर ज़्यादा क्षेत्र को दिखा पाएगा। इसलिए एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा की दृष्टि से अपन उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से अभिसारी लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, समतला अवतल लेंस है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए अभिसारी जो लेंस होगा मित्रों वो कौन सा होगा आपका? निम्न में से अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। अगर आपको पूछे अभिसारी दर्पण कौन सा है, ठीक है, अभिसारी दर्पण एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण शायद इसी वीडियो का मतलब पहला ही प्रश्न था अपना ये, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, या फिर पिछले वीडियो का था या दूसरा प्रश्न था, 32 नंबर प्रश्न था इसी वीडियो का कि अभिसारी दर्पण किसको कहेंगे? तो उसका उत्तर था आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को जो है वो अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये उल्टा होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अभिसारी लेंस पूछे तो उत्तल लेंस और अभिसारी दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण। ठीक है, अपसारी लेंस पूछे तो आपका अवतल लेंस और अपसारी दर्पण पूछे तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 कि प्रकाशिक केंद्र के लिए सही कथन क्या है? एक मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे ही
अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। आपको क्या बताना था, सही कथन बताना था, तो ये तो सही है पहला ऑप्शन। तो दूसरा देखते हैं, यदि लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्या समान हो तो प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर ठीक लेंस के बीच में होता है, ये बात भी सही है। तीसरा, प्रकाशीय केंद्र से ही लेंस के लिए बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां मापी जाती हैं, ये भी बात सही है। फोकस दूरी वगैरह जितनी भी दूरियां होती हैं वो हमेशा प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाएंगी लेंस के लिए, तो हमेशा आपका यही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से सही कथन क्या है? फोकस तल मुख्य फोकस के लंबवत होता है, फोकस तल मुख्य अक्ष के समांतर होता है, फोकस तल मुख्य फोकस के समांतर होता है, या 4 उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका उत्तर रहेगा आपका फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। फोकस तल जो है वो मुख्य अक्ष के साथियों क्या होता है हमेशा। मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी आपके पास दर्पण या लेंस इस जगह रखा हुआ है और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो ये तो आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, और जो फोकस होता है वो इस प्रकार से आपका होता है ना, दोनों तरफ जिधर भी है वो इस प्रकार से आपका फोकस तल रहेगा, ठीक है। तो ये फोकस तल होता है जो कि मुख्य अक्ष क्या होगा, लंबवत होगा मित्रों, क्या होगा, लंबवत होगा। तो ऑप्शन 1 निश्चित रूप से इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सही नहीं है। 1, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। 2, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अभिसारित हो जाती हैं, ठीक है। और अगला आपका कथन है, प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चौथा ऑप्शन है, प्रकाश किरणें जो अवतल लेंस के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है वह किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जो सही नहीं है वो बताना था, और इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 5, 1 व 2 दोनों ही गलत कथन है। बाकी 3 और 4 बिल्कुल सही कथन है। बाकी ऑप्शन 1 और 2 आपके गलत रहेंगे, तो सही नहीं है वो बताना था, इसलिए आपका 5वां ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस के लिए जो वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस की बात कर रहा है, वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है मित्रों? लेंस के उसी तरफ बनेगा जिधर क्या है, बिंब है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा। तो ऑप्शन 1 ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। विशेष स्थिति है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर उत्तल लेंस आपके पास है, ठीक है, उत्तल लेंस आपके पास है और उत्तल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब आपका मित्रों कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस F2 पर बनेगा, बिंदुवत बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये आपका सही कथन यहाँ पे साथियों रहेगा। अगला प्रश्न, अवतल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत पर दी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु अनंत पर जब होती है और अवतल लेंस हो तब आपका फोकस F1 पर बनेगा। F2 पर तो कब बनता है? जब उत्तल लेंस की बात हो ना, यहाँ पे अवतल की बात हो रही है, इसलिए फोकस F1 पर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 है कि निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। दूसरा आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। तीसरा है बिंब हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो बात बिल्कुल ठीक है। चौथा है वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा जबकि आभासी व सीधे प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भाई सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव में है, क्योंकि ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष के, भाई धनात्मक में आने का मतलब है मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा ही बनेगा, सीधा बनते ही आभासी भी हो जाएगा। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही कथन है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है क्योंकि दाईं साइड में होती है, ये बात भी सही है। उत्तल लेंस हो उसकी फोकस दूरी बाईं साइड में होती है, इसलिए ये क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है साथियों। इसलिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे कौन सा सही करेंगे असत्य कथन के लिए? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका असत्य कथन रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर अपने लिए हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं अगला प्रश्न, और एक और न्यूमेरिकल आपके सामने है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, लेंस का आवर्धन सूत्र आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। दर्पण वाला काम में नहीं आएगा, लेंस वाला आएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको बिंब की ऊंचाई दे रखी है। बिंब की ऊंचाई यानी कि 3 सेंटीमीटर लंबा है बिंब, यानी ऊंचाई या एक प्रकार से लंबाई की बात है तो ऊंचाई कितनी दे रखी है बिंब की, आपको हाइट जो वो +3, ठीक है, क्योंकि आपका +3 ही आएगा, ही बाएं साइड में होगा और लंबा ऊपर की साइड में है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर। और अपन जानते हैं ये प्लस में आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि देखिए उत्तल लेंस की बात है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी आपकी प्लस में आ जाएगी। इसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ पे क्या दे रखा, प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को अपन किससे दिखाते हैं मित्रों, प्रतिबिंब की दूरी को अपन v से दिखाते हैं। तो v का मान आपका प्लस का 60 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। प्रतिबिंब हमेशा दाई साइड में बनता है, इसलिए ऑप्शन प्लस में 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी भी हमेशा दाई साइड होती है आपकी उत्तल लेंस की, इसलिए ये भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आवर्धन और दूरी याद करनी बिंब की, तो बिंब की दूरी u होती है वो फाइंड आउट करनी है और आवर्धन m का मान फाइंड आउट करना है। आपका लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर आपका आता है 1/v माइनस 1/u। अब देखिए मित्रों, आपको 1/u का मान फाइंड आउट करना है, इसलिए 1/u इधर लेके आएंगे, बाकी 1/v माइनस 1/f इधर आपका बच जाएगा। अब देखिए 1/u बराबर आ जाएगा 1/v का मान, v का मान कितना है 60 है, तो 1/60 हो जाएगा और माइनस का माइनस और 1/20, ठीक है मित्रों। अब यहाँ से अपन जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो ये 60 आएगा, एक आया, ये 20 या 60 3 आ जाएगा, तो माइनस का 2/60 आपके पास है, यानी माइनस का 1/30 आपके पास आ जाएगा। तो u का मान आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये तो आपकी बिंब की दूरी आ गई, ठीक है, बिंब की दूरी आ गई माइनस में 30 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। इसके अलावा बात करें, देखिए माइनस यहाँ किसको बताता है, माइनस यहाँ आपकी मतलब ये बताएगा कि ये बाईं साइड में है, बाईं साइड में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है मित्रों। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, माइनस की 30 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। आवर्धन m का मान ज्ञात करें, u का मान आ जाएगा माइनस का 30 और आपके m का मान फाइंड आउट करें तो m आपका क्या होता है लेंस के लिए, तो ये आपका होगा v/u होगा। तो v का मान तो आपके पास है प्लस का 60 और u का मान माइनस का 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि डबल दुगुना बनेगा। आकार कैसा होगा, दुगुना होगा उसका। तो माइनस का 2 और माइनस का 30 जहाँ पर भी है वही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही ऑप्शन साथियों रहेगा। इस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53 है, लेंस की क्षमता के लिए सही है। तो लेंस की क्षमता के लिए लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी की उल्टी होती है। तो क्या ये बात सही है? देखिए पहला कथन है वो आपका सही है, क्योंकि अपन लिखते हैं कि P बराबर क्या लिखते हैं अपन 1/f, यानी कि लेंस की जो पावर होती है वो उसकी मतलब फोकस दूरी की क्या होती है, उल्टी होती है। दूसरा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायपटर होता है, ये भी सही है। तीसरा है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ये बात भी सही है। वही फोकस दूरी जो उत्तल लेंस की होगी, क्योंकि दाएं साइड में फोकस दूरी होती है आपकी उत्तल लेंस की, इसलिए दाएं साइड में होने के कारण ये क्या होगी, धनात्मक होगी, ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि बाएं साइड में होती है इसमें, ठीक है, तो ये बात भी सही है। अगला आपका कथन है उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अपन जानते हैं पावर जो है लेंस की वो क्या होती है, P बराबर 1/f होती है। f का मान फाइंड आउट करना है, 2 बराबर 1/f आया यहाँ पे, तो f बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 जो वो मीटर आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। तो f बराबर 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न मित्रों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का बने? अब देखिए मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अपन जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, देखिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या मैं लिखूं तो वक्रता त्रिज्या आपकी दोगुनी होती है, किसकी, फोकस दूरी की दोगुनी होती है आपकी वक्रता
त्रिज्या, फोकस दूरी की डबल होती है। ठीक है। उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाता है तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। बाकी इसका आंसर आपका 30 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि देखिए बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक बने, बिंब के आकार का बने। तो ये एक ही स्थिति में संभव है जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता त्रिज्या पे हो। तो आपका उत्तर रहेगा वक्रता त्रिज्या हमेशा डबल होती है फोकस दूरी की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर अपन रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंदु अनंत पर रखा है, आभासी प्रतिबिंब की लेंस से कितनी दूरी है। देखिए बोला क्या है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा हुआ है, तब आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी। तो आभासी, देखिए जब भी आपका अवतल लेंस में जब बिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनता है। किस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा जब अनंत पर होगा। और फोकस दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। भाई अवतल लेंस में जब भी वस्तु आपकी अनंत पर होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, आपका फोकस बिंदु पर बनेगा। और फोकस की दूरी आपकी पहले ही दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन 1 ही इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सा। अगला आपका प्रश्न है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर तो बहुत बड़ा दिख रहा है, उसके शरीर का मध्य भाग साइज के समान दिख रहा है तथा पैर छोटे दिखते हैं। तो मैजिक दर्पण में किस प्रकार से दर्पण संयोजन एक प्रकार से हो रहा है। तो ये रहेगा सबसे पहले तो अवतल दर्पण लगा हुआ है जिसकी वजह से उसका सिर उसको बड़ा दिखाई दे रहा है। उसके बाद समतल दर्पण है, उसके बाद उत्तल दर्पण दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी वजह से उसकी टांगें छोटी दिखाई दे रही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो मित्रों इसका एक ही कारण होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्गों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, इस वजह से नीला दिखाई देता है सिंपली। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न, काफ़ी बार पूछ लिया है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है मित्रों, तो ये प्रकाश से संबंधित आपके 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज के 31 प्रश्न हो गए, क्योंकि 63 का प्रश्न 2 बार आया था, सॉरी आपका 43 का प्रश्न। तो 31 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको आज का मैटर कैसा लगा यह भी बताइएगा। और साथियों अपन मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो ध्वनि का टॉपिक रहेगा मित्रों। ध्वनि के प्रश्नों को अपन करेंगे। ठीक है, तो ध्वनि के टॉपिक के साथ आप लोग तैयार रहिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। और 25 अप्रैल यानी कि परसों कल जो होने वाला टेस्ट है, कल जो टेस्ट होगा उसको आप ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, बहुत एक प्रकार से आवश्यक टेस्ट है, ये मान सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया टेस्ट रहेगा। कल ही ये टेस्ट होगा और सुबह सुबह मैं वीडियो डाल दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा। आप गूगल फॉर्म्स पे डाल सकते हो। रैंक वगैरह भी आपको बाद में बताएंगे कि किसकी कौन सी रैंक आई है। तो निश्चित रूप से 150 अंकों का प्रश्न पत्र है, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा निश्चित तौर पे। तो मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। और अगर मैटर पसंद आया तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबाइए, घंटी के निशान को दबाइए, उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। मैटर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़िएगा, फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।